everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to start with one new chapter of history of class 6, that is in the earliest cities, right? History के already हमने 2 chapter cover कर लिए हैं. आज हम chapter 3 पढ़ेंगे जो कि अर्लीस्ट सिटीज के बारे में है. वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो वो पूरा आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, राइट? सो चैप्टर 3 शुरू करते हैं. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इंडिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन है, प्लस एक इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि ये अर्बन सिविलाइजेशन है, राइट? अर्बन सेटलमेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, राइट? मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन प्लस अर्बन सेटलमेंट. फाइन, दीज टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. अगर आपने कहीं विजिट किया है कहीं ओल्ड हेरिटेज सिटी में या आसपास कहीं कोई बिल्डिंग्स भी देखते हो, तो देखते हो ना कि कुछ को हमने हेरिटेज साइट्स बना दिया है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, राइट? हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया है. सो हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उन बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, राइट? सो वेरी ऑफन दीज ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. अब हड़प्पा की स्टोरी कैसे शुरू होती है? लगभग 150 ईयर्स पहले जब रेलवे लाइंस जो है वहाँ पे पंजाब में ले डाउन कर रहे थे. हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हमारे यहाँ पे रेलवे लाइंस इंट्रोड्यूस करी थी, राइट? सो जब 150 ईयर्स पहले पंजाब में एंड रेलवे लाइंस जब बिछा रहे थे, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे तो उनको जो है एक साइट मिलती है, राइट? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में एक साइट मिलती है. उस साइट में उनको क्या दिखता है कि बहुत सारी यहाँ पे ईंटें हैं. तो वो तो खुश हो गए क्योंकि उनको वहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी थी. उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें यहाँ पे रिच सोर्स मिल गया ईंटों का. तो वहाँ से वो क्या करते हैं, मैक्सिमम वहाँ से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो ईंटों की बनी हुई थी उनको वाइप आउट कर लेते हैं. सो यहाँ पे देखो, टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. तो उनको जो साइट मिली उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा सोर्स मिल गया और हमारा काम हो जाएगा इससे. तो इससे वो क्या करते हैं कि कुछ ईंटें जो कुछ बिल्डिंग्स थी उनको पूरा वाइप आउट कर लेते हैं. बट एक्चुअल में ये क्या था? एक्चुअल में ये जो साइट थी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट थी, हड़प्पा की सिटी थी. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. तो वो रेलवे लाइंस बनाने के चक्कर में वहाँ पे जो ब्रिक्स थी, जो वहाँ पे पूरा का पूरा सोर्स था, उसको ले गए. ठीक है. कुछ सालों बाद अब क्या होता है कि अबाउट 80 ईयर्स अगो, 150 ईयर्स की हमने पहले बात की, उसके बाद मतलब जो टाइम बीतता है एंड 70 ईयर्स के बाद आफ्टर 80 ईयर्स पहले क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिलती है. और आर्कियोलॉजिस्ट जब इस साइट को स्टडी करते हैं एविडेंसेस के थ्रू, तो उन्हें ये पता लगता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में. कौन सी सिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं? हड़प्पा की, राइट? सो वो जो ईंटों का सोर्स था वो एक पूरी की पूरी सिटी थी, हड़प्पा सिटी. तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस है हमारे एंटायर सब कॉन्टिनेंट में. जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड है, श्रीलंका, राइट? सो ये पूरा का पूरा रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो जो पहली सिटी जो डिस्कवर हुई थी, ये फर्स्ट सिटी थी ना टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, राइट? सो हड़प्पा क्योंकि पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, इसलिए इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया, राइट? बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. तो पूरा का पूरा बाद में जितनी भी सिटीज डिस्कवर हुई, अभी तक भी काफी एक्सकवेशंस चलते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन का जो नाम है वो हड़प्पा के ऊपर आ गया. फाइन. As this was the first city to be discovered, all other sites from which similar buildings were found were described as Harappan, and thus this civilization came to be known as Harappan civilizations. These cities developed about 4700 years ago.
तो हम जो जिस पीरियड की बात कर रहे हैं दिस इज 4700 ईयर्स अगो, राइट। उस टाइम पे जो है अर्बन एक सिविलाइजेशन था एंड उसमें जो पहली सिटी हमने डिस्कवर की ये 1920s में डिस्कवर हुआ था, राइट। सबसे पहले हड़प्पा जो है सिटी डिस्कवर हुई, फिर मोहनजोदारो डिस्कवर हुई, फाइन। तो ये 1920s में इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, बट ये था कब सेटलमेंट? अराउंड 4700 ईयर्स अगो, राइट। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या था? पहला स्पेशल फीचर तो यही है कि ये एक अर्बन सेटलमेंट को बताते हैं। हमें बहुत जगह रूरल सेटलमेंट्स भी मिले हैं, है ना, जहाँ पे सिंपली गांव में लोग रहते थे, बट यहाँ पे प्रॉपर एक शहर था, उन्होंने प्लान करके बनाया था, प्रॉपर बिल्डिंग्स थे, प्रॉपर घर थे, सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली बनी हुई थी एंड ये अर्बन शहर का एक सेटलमेंट था, अर्बन सिटीज़ थी। सो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो सिटीज़ हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें सिटीज़ मिलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन, लोथल, राइट, धोलावीरा, जो जितनी सारी सिटीज़ हैं उन हर एक सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, राइट। तो जो वेस्ट वाला पोर्शन है जो थोड़ा हायर है, जो वेस्ट वाला पोर्शन है दैट इज सिटाडेल, राइट। 2 पार्ट्स में एक सिटी को डिवाइड किया जाता था। जो हायर वाला पोर्शन है, द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, और आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिस्क्राइब करते हैं एज सिटाडेल। तो जो हायर पोर्शन है बट कंपैरेटिवली स्मॉल है, जो सिटाडेल है, ये आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे जो नोबल क्लास थी, जो रिच पीपल थे, यूजुअली वो लोग सिटाडेल में रहते थे। जो कॉमन पीपल थे वो जो है ईस्टर्न पोर्शन में रहते थे, राइट। तो ये छोटा है, वेस्ट में है, लेकिन हायर लेवल पे है, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड सिटाडेल। जो सेकेंड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द लोअर टाउन, राइट। जो वेस्ट वाला पोर्शन है दैट इज सिटाडेल एंड द पोर्शन टू द ईस्ट जो कि बड़ा है, लार्ज है, ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए बड़ा है, एंड लोअर है, राइट। तो ये हायर है, दिस वन इज लोअर and this is called the lower town. Very often walls of baked bricks were built around each part. एक्चुअली वहाँ पे जो है, जैसे इंजीनियर्स ने भी जब देखा कि बहुत यहाँ पे अच्छा सोर्स है ईंटों का, तो यहाँ से सारी ईंटें निकाल के ले चलो, तो वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से ईंटों को बेक करके लगाया हुआ था प्रॉपर अरेंजमेंट में कि इतने सालों बाद भी वो ईंटें वैसी की वैसी थी, राइट। तो आप सोच सकते हो कि उस समय उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से वेल बेक्ड टेक्निक्स यूज करके ईंटों को अच्छे से अरेंज किया था। दैट्स व्हाई दे लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ सिटीज में जो सिटाडेल जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पे कुछ और बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मोहनजोदारो जो सिटी है वहां पे अ वेरी स्पेशल टैंक which archaeologists called the Great Bath was built in this area। तो मोहनजोदारो में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है मिलता है वहाँ पे, और इसका नाम है द ग्रेट बाथ। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम रखा है द ग्रेट बाथ, एंड ये मोहनजोदारो में हमें मिलता है कौन से पार्ट में? सिटाडेल में, राइट। सिटाडेल में जो है नोबल क्लासेस, जो रिच क्लास, अपर क्लास रहते थे। सो ये जो ग्रेट बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में एक जो है सॉर्ट ऑफ नीचे को है, एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, ये देखो स्टेयर्स जो हैं ये ऊपर से नीचे को आ रही हैं। तो प्रोबेबली कोई ओकेजन होता होगा, कोई रिचुअल होता होगा, तो यहाँ पे होली डिप लेते होंगे लोग, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा में नहाने जा रहे हैं, प्रोबेबली कुछ इस सॉर्ट का होता होगा, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम आगे कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है ग्रेट बाथ का, ये हमें मोहनजोदारो में मिलता है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल, आपको इस सिटीज के नाम भी याद होने चाहिए, राइट। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये है मोहनजोदारो, है ना, मोहनजोदारो ये है, हड़प्पा इज हियर, दिस सिटी, राइट। द अदर टू सिटीज मेंशन्ड, कालीबंगन हियर, राइट, लोथल is somewhere here and धोलावीरा is somewhere here। अभी रिसेंटली जैसे धोलावीरा को डिक्लेयर भी किया गया था हेरिटेज सिटी, काफ़ी वहाँ पे अच्छा भी डेवलप हो गया है। बोथ द सिटीज धोलावीरा एंड लोथल दे फॉल इन गुजरात,
राइट। सो ये मोहनजोदारो जहाँ पे जो ग्रेट बाथ का आर्किटेक्चर है वो मिला है। हड़प्पा पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी सिटीज़ डिस्कवर की गई, जैसे कालीबंगन है राजस्थान में, ये राखी गढ़ी देखिए आप, नियर हिसार इन हरियाणा, फाइन, ये चाहनुदारो, राइट। सो सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल। सो इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखो तो नियर बाय आप ये देखो कि पाकिस्तान तक ऑलमोस्ट जो है नियर बाय अफगानिस्तान इसका एक्सटेंट है वेस्टर्न पोर्शन में, नॉर्थ में भी टिल कश्मीर एक्सटेंट है, यहाँ पे भी साउथ में भी टिल महाराष्ट्र। सो एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर एरिया ये कवर करता था पूरा का पूरा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो सिटीज़ हैं जैसे कालीबंगन है और लोथल है, इनमें फायर अल्टर्स मिले हैं। जैसे कि जैसे सपोज हम घर में कोई जैसे हवन करना हो या कुछ पूजा करनी हो, कुछ सैक्रिफाइसेस करने हो, तो एक हवन जैसा होता है ना, हवन कुंड। सो ऐसा कुछ यहाँ पे उनको मिला है, कहाँ पे, लोथल में एंड कालीबंगन में। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबली उस टाइम पे जो लोग हैं वो कुछ सैक्रिफाइसेस कुछ परफॉर्म करते होंगे, रिचुअल्स वगैरह, और तभी हमें यहाँ पे फायर अल्टर्स मिलते हैं। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses. मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में जो है, लोथल आप यहाँ पे देखना, सो लोथल में यहाँ पे क्या मिले हैं, स्टोर हाउसेस। स्टोर हाउसेस का क्या काम था, प्रोबेबली कुछ जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ गोडाउन वगैरह बना दिए जहाँ हम अनाज स्टोर करते हैं या कुछ सामान स्टोर करते हैं, तो इसी तरह के यहाँ पे इन सिटीज़ में कुछ स्टोर हाउसेस भी मिले हैं जहाँ पे लोग की कुछ अपना सामान जो है स्टोर करते होंगे, राइट। तो फायर अल्टर्स कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते होंगे, कुछ स्टोर हाउसेस हमें मिले हैं, ग्रेट बाथ मिला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है इन सिटीज़ से। नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। क्योंकि हमने बात करी कि एक अर्बन सेटलमेंट था, तो हाउसेस और ड्रेन्स जो हैं ये क्या है, प्लान्ड थे, सब वेल प्लान्ड था, राइट, वेल प्लान्ड। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 story हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। एक या दो मंजिल के घर थे, कोर्टयार्ड के अराउंड जो है उन्होंने रूम्स बिल्ट। कोर्टयार्ड मतलब जो घर के आगे का एरिया होता है जिसे हम आंगन टाइप कहते हैं, राइट। सो हाउसेस जो हैं एक या दो मंजिल के थे। मोस्टली हाउसेस में क्या है, सेपरेट बाथिंग का एरिया था, है ना, उनका जो बाथिंग एरिया है वो सेपरेट था, प्लस सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, कि कुछ घरों में मोस्टली हम जहाँ पे बात करें कि उनका बाथिंग एरिया अलग था, प्लस कुछ जो घरों में है वेल का कनेक्शन, कुएं का कनेक्शन था डायरेक्टली पानी की सप्लाई के लिए। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन्स। तो उस टाइम पे भी आप देखो कि ड्रेनेज सिस्टम जो है उनका काफी अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम वेल बिल्ट, राइट। सो ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। इवन आज भी अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट डे में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है ही नहीं। तो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 4700 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी कवर्ड ड्रेन्स थे। तो हाउ वेल प्लान्ड द सिटी वॉज, राइट। सो जो घर हैं वो भी काफ़ी इलेबोरेटली डिस्कवर किए गए हैं, एक या दो मंजिल के हैं, सेपरेट बेदिंग एरिया है, कुछ में वेल्स का कनेक्शन है पानी की सप्लाई के लिए। जो बहुत सारी सिटीज़ हैं उसमें कवर्ड ड्रेन्स हैं, और ये ड्रेन्स इस तरह से कवर हैं कि मान लो ये एक कवर्ड ड्रेन है, मान लो ये एक कवर्ड ड्रेन है, राइट, एंड ये जहाँ पे जाके मिलेगा, सपोज यहाँ पे मेन ड्रेन है। सो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था कि छोटी छोटी जो आ रहे हैं यहाँ पे वो सारे आके एक बड़े ड्रेन से मिल जाएंगे। Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. और जैसे इसमें भी आप देख रहे हो कि ब्रिक्स का कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट है वॉल्स बनाने के लिए। सो वेरी लाइक फाइन एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर। सो ड्रेन्स की हम बात करें कि ड्रेन्स में क्या है, जैसे हल्का स्लोप रहेगा ताकि पानी जो है वो इजीली फ्लो करे। Very often drains in houses were connected to those on streets and smaller drains led into the bigger ones. जैसे हमने बात करी कि जो सपोज छोटे छोटे ड्रेन्स हैं वो एक बड़े में जाके मिल जाएंगे, तो काफ़ी वेल प्लान्ड था। All three houses, drains and streets were probably
planned and built at the same time, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग से जब उन्होंने बनाया है तभी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया। तो इसलिए प्रोबेबली हाउसेस, ड्रेन्स और जो स्ट्रीट्स हैं उनको प्लान करके बनाया गया एंड इकट्ठे एक ही टाइम पे बनाया गया। नेक्स्ट लाइफ इन द सिटी, ये तो हमने बात करी कि कहाँ पे क्या मिलता है, कैसा होता था। अब बात करते हैं कि सिटी में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसे थी, राइट। सो हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, सिटी है, मेन हब है। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वो लोग प्रोबेबली जो रूलर क्लास थी, जो हायर क्लास थी, जिनको कि रूलर्स बोला गया, तो वो लोग कौन थे जो प्लान करते थे कि सिटी में क्या बिल्डिंग्स बनेंगी, क्या कंस्ट्रक्शन होगा सिटी में। तो उस क्लास को हमने बोला कि वो जो है वो रूलर क्लास थी। नेक्स्ट, it is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। अब रूलर्स को सपोज कि कहीं कंस्ट्रक्शन करवाना है, अब कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तो वो दूसरी जगह पे लोगों को भेजते थे कि आप वहाँ से जाके ये मेटल ले आओ, आप वहाँ से जाकर ये सामान ले आओ। तो इस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन था एंड हम ये जो है सारा आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, उसके एविडेंसेस के हिसाब से बात कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल एक स्ट्रीट का इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन। सो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली जो है यहाँ पे ड्रेन्स हैं, राइट। तो इस तरीके की एक स्ट्रीट होती थी मोहनजोदारो में, वेल कनेक्टेड, वेल प्लान्ड ड्रेन। सो एक क्लास हमने देखी कि एक जो है क्लास थी वो थी रूलर्स की, वो लोग जो प्रॉब्ली बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाते थे एंड जो इलीट क्लास थी। सेकेंड हम देखते हैं कि देवर स्क्राइब्स, दूसरी क्लास कौन सी है, स्क्राइब्स की। अब स्क्राइब्स कौन थे, स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped people prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। So scribes कौन थे, जो लिखना जानते थे, राइट, जो लिखना जानते थे, जिनको कि लिखना आता था, जो कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे उसमें लिखते थे, लोगों को हेल्प करते थे सील प्रिपेयर करने में, राइट। Besides, there were men and women, craftsperson making all kinds of things either in their own homes or in special workshops। तो रूलर्स एक क्लास है, स्क्राइब्स एक क्लास है, उसके अलावा जो कॉमन लोग थे, जो मेन एंड वुमेन थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन थे जो वहाँ पे क्राफ्ट्स की चीज़ें बनाते थे, कुछ स्पेशलिस्ट लोग थे जो सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी का काम करते थे, है ना। या तो वो अपने घरों में काम करते थे या कोई स्पेशल वर्कशॉप्स होती थी उनमें जाके काम करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारी क्राफ्ट्स की ऐसी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी क्राफ्ट्स पर्सन्स भी होते थे। ये एक एग्जाम्पल है जैसे मोहनजोदारो में वेल का। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories। जो लोग ट्रैवल कर रहे थे दूर दूर तक, जैसे हमने देखा ना कि रूलर्स उनको दूर दूर तक भेज देते थे कि आप कहीं से कुछ ले आओ, जैसे अफगानिस्तान से मटेरियल लाओ, गुजरात से मटेरियल लाओ। सो वेरी डिस्टेंट प्लेसेस दे यूज टू विजिट एंड गेट द रॉ मटेरियल। तो वो वहाँ अब जाएंगे, कुछ मटेरियल लेके आएंगे, मेटल्स लेके आ रहे हैं एंड साथ में वहाँ से स्टोरीज भी लेके आ रहे हैं। सो इसी तरह से जो है कल्चर इवॉल्व होता है। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। So children की यहाँ पे बात करें हम, तो वो उनके पास जो है खेलने के लिए क्या चीज़ें होती थी, टेराकोटा की टॉयज होती थी। ये कुछ एग्जाम्पल है टेराकोटा टॉयज की। तो प्रोबेबली जो बच्चे हैं वो उस टाइम पे टेराकोटा टॉयज के साथ खेलते थे। ये एक एग्जाम्पल है हड़प्पन सील का। ये जो लिखी हुई है यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है। एक्चुअली अभी तक भी इशू क्या है कि इस स्क्रिप्ट को हम मतलब डिकोड नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि उस टाइम पे क्या लिखा था, कौन सी स्क्रिप्ट है, हमें इसका आइडिया नहीं है। तो अभी तक भी इस पर काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं बट प्रॉपरली हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो ये एक हड़प्पन सील का एग्जाम्पल है। सो द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। ये जो है स्क्रिप्ट का पार्ट है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द सब कॉन्टिनेंट। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है, बट हमें ये नहीं पता कि ये है क्या, राइट। डिसाइफर नहीं हुआ है अभी तक। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। जैसे हमने बात की ना कि काफ़ी सारे वहाँ पे क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, बहुत सारी अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स करते थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone,
शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इससे एक चीज़ क्या पता चलती है कि जो हड़प्पन लोग थे वहाँ पे उन लोगों को नॉलेज थी मेटल्स के बारे में। उनको कॉपर का पता था, ब्रॉन्ज का पता था, गोल्ड का पता था, सिल्वर का पता था, लेकिन आयरन वॉज नॉट नोन। दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट। आयरन के बारे में नहीं पता था, मेटल्स के बारे में जैसे कॉपर का पता था, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इनका पता था क्योंकि ऑर्नामेंट्स बनाते थे, है ना। सो बहुत सारी अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स मिलती हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज से टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, बर्तन, ये सभी कॉपर एंड ब्रॉन्ज से बनाते थे। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर फिर से ऑर्नामेंट्स बनाते थे एंड बर्तन भी बनाते थे। सो इन सभी मेटल्स का जो है अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल है ऑर्नामेंट्स का, स्टोन टूल्स का, तो ये जो है प्रॉपरली बीड्स जो है तो ये गोल्ड से ऑर्नामेंट बना सकते हैं, सिल्वर से बना सकते हैं, है ना, कॉपर के बना सकते हैं। सो इस तरीके के नए नए क्राफ्ट्स होते थे, मतलब कि उन लोगों को आइडिया था मेटल्स का, नॉलेज थी मेटल्स की। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। सील जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, स्टोन से जो है वो सील बनाते थे, सील पे जो है एनिमल्स कार्व्ड आउट थे प्लस उनकी स्क्रिप्ट थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। जो हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था ना सील का, यहाँ पे। सो यूजुअली क्या है, पहला पॉइंट ये कि रेक्टेंगुलर सील है ना, रेक्टेंगल में है एंड एक एनिमल कार्व्ड है इस स्टील पे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सील जो है स्टोन की बनी हुई है एंड जो टॉप पे है वो स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस। तो उनको जो हमें वहां से मिलते हैं पॉटरी के काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं। सो पॉट्स भी वहाँ पे वो लोग बनाते थे, कोई डेकोरेटेड था, कोई नॉन डेकोरेटेड था, बट दोज वर मेड इन द हड़प्पन टाइम। कॉटन वॉज प्रॉब्ली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। हमने जो है लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि कॉटन का जो एविडेंस है, कॉटन का एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ पे है अभी? मेहरगढ़ जो है नियर टू मतलब ये उस टाइम पे रास्ता होता था ईरान जाने के लिए, नियर वाया बोलान पास, है ना। वाया बोलान पास जो है ईरान जाने के लिए रास्ता होता था, तो वहां पे लाई करता है मेहरगढ़ नियर अफगानिस्तान। सो कॉटन का जो हमें पहला ट्रेस मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है कि प्रॉब्ली 7000 साल पहले यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन होता होगा। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। तो वही कि वहाँ पे जो मेटल्स मिले हैं, कुछ एक्चुअल पीसेस मिले हैं कपड़े के एंड कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टैचू भी हमें मिलता है, ये एक स्टैचू मिलता है हमें बियर्डेड मैन का मोहनजोदारो से एंड कुछ एम्ब्रॉयडर्ड जो है यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाले इसने कपड़े पहन रखे हैं। सो ऐसा सा हमें एक स्टैचू मिलता है। प्रॉब्ली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे होंगे उस टाइम पे, इसीलिए उनका स्टैचू बनवाया गया होगा एंड इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को एज एविडेंस ये स्टैचू मिलता है, राइट। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी के बेसिस पे हम ये स्टडी करते हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रॉब्ली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे आप पिछले इसमें देखो कि ये स्टैचू जिसने बनाया होगा प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी दिखा रही कि किस तरह के कपड़े उन्होंने पहनते होंगे उस टाइम पे, प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी, प्रॉपर बियर्ड, लाइक सो ये बहुत ज़्यादा जो है स्पेशलिटी का काम है, तो इसे हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है प्रॉब्ली शायद उस टाइम पे स्पेशलिस्ट लोग होते होंगे जो सिर्फ इन्हीं कामों को परफॉर्म करते होंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि वो स्पेशलिस्ट जो है वो मेन थे या वुमेन थी, राइट, हमें इसका आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि ज़रूर कोई स्पेशलिस्ट रहे होंगे जो ये सब काम परफॉर्म करते होंगे। जैसे कुछ और काम, जैसे स्टोन को कट करना, बीड्स को पॉलिश करना, सील्स को कार्व करना, तो ये हर कोई नहीं कर सकता है, तो इसके लिए एक स्पेशल आर्ट की रिक्वायरमेंट है एंड वो कोई स्पेशलिस्ट ही परफॉर्म करते होंगे। सो नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई जो है स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। नेक्स्ट टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स।
राइट कि उनको कुछ रॉ मटेरियल, जैसे हमने बात की ना कि रूलर्स को मान लो बिल्डिंग्स या कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है सिटी में, तो वो बंदों को दूर दूर तक भेजेंगे कि आप वहाँ से ये रॉ मटेरियल ले आओ, आप वहाँ से ये सामान ले आओ, एंड देन वो वहाँ पे उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते थे। तो अब रॉ मटेरियल्स को लेने कहाँ जाते थे, कैसे करते थे? रॉ मटेरियल्स होता क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली such as wood or ores of metals or produced by farmers or herders। तो रॉ मटेरियल्स क्या चीज़ है जो या तो नेचुरली मिल रहा है, जैसे वुड हमें नेचुरली मिल रहा है, जैसे ओर्स ऑफ मेटल। अब एक एग्जांपल लो आप आयरन ओर का। आयरन ओर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अंटिल वी एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब तक हम ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके फिर यूज करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें नेचुरली मिल रही हैं जैसे वुड है, या फिर जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मान लो खेती कर रहे थे या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब जैसे कॉटन का एग्जांपल लो, कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है, कहीं से कॉटन लेकर आए। अब कॉटन से अगर कपड़ा बनाना है, राइट, कॉटन से इफ यू हैव टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ, तो ये आपका क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ, है ना, और ये आपका प्रोसेस्ड। सो कॉटन रॉ मटेरियल हुआ, आपने मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद आपको कपड़ा मिला, सो वो क्या है? प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। सो रॉ मटेरियल बेसिकली क्या है कि या तो आइदर नेचुरली मिलते हैं या फिर फार्मर्स या हर्डर्स उनको प्रोड्यूस करते हैं। These are then processed to produce finished good। जैसे कि हमने बात करी, अगर हम कॉटन को प्रोसेस करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, सो ये हमारा फिनिश्ड गुड है, फाइनल प्रोडक्ट है। सो इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते थे ताकि हमें फाइनल गुड मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, राइट। ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया है। The Harappans probably got copper from present day Rajasthan and even from Oman in West Asia। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हरप्पन्स जो हैं उनके दूर दूर तक काफ़ी टाइज थे। अब जैसे राजस्थान से उनको कॉपर मंगवाते थे, ओमान जो वेस्ट एशिया में ओमान वाला रीजन है वहाँ से भी वो कॉपर मंगवाते, तो प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड़प्पा में जो लोग थे हड़प्पा तक ही लिमिटेड थे, दूर दूर तक उनका एक्सटेंड था एंड एक्सचेंज भी थे। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब हमने देखा ना कि जो हड़प्पन्स हैं उनको कॉपर का आइडिया था एंड ब्रॉन्ज का भी आइडिया था। तो ब्रॉन्ज कैसे बनाते थे? टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके फिर ब्रॉन्ज बनाते थे, एंड ये लाते कहाँ से थे? फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। सो उनके दूसरी जगह तक भी क्या थे? टाइज थे। ईरान भी जाते थे, अफगानिस्तान भी जाते थे, ओमान भी जा रहे हैं ना रॉ मटेरियल्स लाने। गोल्ड could have come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan। गोल्ड प्रॉब्ली वो कर्नाटका से लाते होंगे एंड कुछ प्रेशियस मेटल्स जो हैं अफगानिस्तान से, ईरान से, गुजरात से वो लेकर आते होंगे। जैसे हमने देखा ना कि रूलर्स भेजते थे लोगों को कि आप वहाँ जाओ एंड ये रॉ मटेरियल्स को लेकर आओ। जैसे एक अफगानिस्तान से एक मटेरियल था जो लेकर आते थे, लपिस लजूली। ये एक प्रेशियस मेटल है लपिस लजूली, तो ये कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। सो इस तरह के बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स थे जो वो दूर दूर की जगहों से लेकर आते थे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अभी तक हमने देखा कि वहाँ पे लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। रूलर क्लास थी वहाँ पे, जो एलीट क्लास थे, है ना। उसके बाद स्क्राइब्स हमने देखा जो लिखने वाले लोग थे, जो सील प्रिपेयर करते थे। फिर नॉर्मल जो लोग वहाँ पे रहते थे। उससे पहले हमने देखा कि हड़प्पन बाकी कौन सी सिटीज़ हैं, कहाँ पे क्या मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फूड का है कि वहाँ पे सिटीज़ में खाना क्या था, ठीक है। तो वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। सो जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनकी बात तो हमने कर ली। अब जो लोग गांव में रह रहे हैं, राइट, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं लोग, वो क्या है? एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं ना, फार्मिंग भी कर रहे हैं प्लस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर रहे हैं, एनिमल्स भी पाल रहे हैं। सो बोथ द टास्क वर डन।
क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं प्लस एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि कैसे धीरे धीरे एग्रीकल्चर शुरू होता है एंड फार्मिंग करते हैं, उसके बाद एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, कैटल, शीप, गोट, राइट। सो सेम जो है यहाँ पे भी हो रहा है कि रूरल एरियाज में लोग खेती करते थे एंड एनिमल्स को रखते थे। These farmers and herders supplied food to craftsperson, scribes and rulers in the cities। तो ये जो लोग जो खेती कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज में, गांव में हैं, ये लोग खाना पहुंचाते थे, राइट। फूड पहुंचा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं क्राफ्ट्स पर्सन को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को सिटीज में। तो यहाँ से कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, रूरल टू अर्बन एरियाज। आज भी ऐसे ही होता है ना कि गांव में मान लो जो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वहाँ से सप्लाई होती है मार्केट में, मार्केट से हम परचेज करने जाते हैं। सिमिलरली ऐसा होता था कि रूरल एरियाज में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेती हो रही है, वहाँ से वो सप्लाई करेंगे अर्बन मार्केट्स में। We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। तो हमें प्लांट्स के रिमेन्स से ये पता लगता है कि उस टाइम पे कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। जैसे कि वीट ग्रो होता था, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसीड, मस्टर्ड। तो ये सारे जो हैं वहाँ पे ग्रो किया जाता था एंड प्रॉब्ली इन सब की नॉलेज थी एंड वो ये सारा अपना डेली डाइट में कंज्यूम भी करते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। प्लाव जो है एक नया टूल उन्होंने डिस्कवर किया था एंड उससे वो जैसे डिग करते थे एंड उसके बाद सीड्स को प्लांट करते थे। क्रॉप्स को ग्रो करना है, सबसे पहले बीज बोने पड़ेंगे, है ना। सो उसके लिए वो ऐसा एक टूल यूज करते थे। ये एक एग्जाम्पल है टॉय प्लाव का। सो फार्मर्स क्या है, प्लाव का यूज करते थे टू डिग द सॉइल एंड प्लांट द सीड्स। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अभी भी नहीं होती ना, स्टिल प्रेजेंट डे भी नहीं होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्ली कोई इरिगेशन का मैकेनिज्म वो यूज़ करते होंगे, बिकॉज पानी नहीं देंगे तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, है ना। सो प्लांट कर दिया सीड्स को, उसके बाद कोई ना कोई इरिगेशन, कोई पानी देने का मैकेनिज्म होगा ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing। इसका मतलब ये है कि क्या पता वो पानी स्टोर करके रखते हो और जब ज़रूरत हो वो स्टोर्ड पानी को यूज़ करते हो, फील्ड्स में सप्लाई करते हो एंड धीरे धीरे क्रॉप्स को उगाते हो। तो इससे हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि शायद वो पानी को स्टोर करते थे। The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo। So इन एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे, cattle, sheep, goat and buffalo। Water and pastures were available around settlements। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope। ये क्या है, डियर होता है बेसिकली, ठीक है। तो हरप्पन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अब हमने खाने की बात करी कि वीट, बार्ले, लिंसीड, मस्टर्ड, राइस, सब के बारे में उनको पता था, प्लस क्रॉप्स ग्रो करते थे, पानी का भी थोड़ा आइडिया था, स्टोर करके रखते थे, प्लस फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर हो गया, फिश भी पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी करते थे, जैसे हिरण का शिकार करते थे। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हरप्पन्स जो हैं वो परफॉर्म करते थे, प्लस एनिमल्स को भी पालते थे। नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। हमने गुजरात में 2 हरप्पन टाउन्स देखे थे, इफ यू रिमेंबर, धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा तो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया एंड बहुत सारा यहाँ पे अभी टूरिज्म का स्कोप भी बढ़ रहा है। सो गुजरात के ये 2 टाउन्स हमने देखे, धोलावीरा और लोथल। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, राइट, इन द रन ऑफ कच्छ। मैं आपको फिर से मैप दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे लाई करता है धोलावीरा एंड यहाँ पे लाई करता है लोथल। सो इन 2 सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं जो कि गुजरात रीजन में लाई करते हैं, राइट। वन इज धोलावीरा, सेकंड वन इज लोथल।
right? So Dholavira lies in the Khadir belt in the run of Kutch. Dholavira was divided into 3 parts. हमने नॉर्मली देखा था कि सिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. पहला सिटाडल था जो कि वेस्ट में था, दूसरा लोअर टाउन था जो कि ईस्ट में था लेकिन लार्जर था, राइट. धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू द गेटवेज. तो धोलावीरा को प्रॉब्ली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया सिटी को एंड सराउंडेड विद स्टोन वॉल्स. पूरा जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, स्टोन की बनी हुई दीवार से पूरा का पूरा जो है 3 पार्ट्स को कवर किया गया, प्लस विद एंट्रेंस थ्रू द गेटवेज. सो एक काफ़ी प्लान प्रॉपर स्ट्रक्चर था यहाँ पे कि स्टोन वॉल्स हैं, प्रॉपर गेटवेज है एंड 3 पार्ट्स में सिटी को डिवाइड किया गया. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. अब बहुत एक ओपन एरिया भी था वहाँ पे, जैसे मान लो वहाँ पे कोई रिचुअल कंडक्ट करना हो या कोई पब्लिक सेरेमनी हो जिसमें सारे लोग गैदर होंगे तो वो एक बड़े से एरिया में वहाँ पे कंडक्ट करते थे. तो इस तरह का एक ओपन एरिया भी वहाँ पे मिलता है जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. So अभी तक हमने जो देखा था कि जो सील्स हैं उस पे स्क्रिप्ट थी, यहाँ पे हमें धोलावीरा में क्या मिलता है, लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट. काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स यहाँ पे हरप्पन स्क्रिप्ट के हमें मिलते हैं. दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, राइट. तो स्टोन से कार्व्ड आउट करके, जैसे यहाँ पे वो सील पे स्ट्रक्चर था लेकिन यहाँ पे सील की बात नहीं हो रही, स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स हमें मिलते हैं जो कि प्रॉब्ली वाइट स्टोन से कार्व्ड आउट थे और वुड में लेट थे. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. So वही बात जो हमने की कि हरप्पन सिटी में या मोहनजोदारो में हम देखते हैं तो हमें छोटी छोटी सील्स पे जो है हरप्पन स्क्रिप्ट दिखती है. इतनी बड़ी जो लार्ज लेटर्स हैं हरप्पन स्क्रिप्ट के हमें सिर्फ धोलावीरा में ही मिलते हैं. द सिटी ऑफ लोथल, हमने पहला जो है धोलावीरा देखा, सेकेंड इज लोथल. stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat close to Gulf of Khambat. So जो गुजरात वाला रीजन है, राइट. सो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, गल्फ ऑफ खम्बत. गल्फ ऑफ खम्बत या फिर कैम्बे जिसको बोलते हैं, ये जो रीजन है ये गल्फ ऑफ खम्बत है एंड यहाँ पे हमने कहीं देखा कि ये लोथल है. सो यहाँ पे हमने लोथल देखा, यहाँ कहीं धोलावीरा था. सो लोथल कहाँ पे है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती. अभी प्रेजेंट डे भी आप देखो अहमदाबाद के थ्रू जो है साबरमती रिवर फ्लो करती है. सो ये जो लोथल है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बिसाइड्स ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती. साबरमती जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी के पास लोथल की लोकेशन है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. यहाँ से गल्फ ऑफ खम्बत है, यहाँ से पास लोथल की लोकेशन है. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones was easily available. जैसे हमने हरप्पा में भी देखा था, सिटी में लोग कैसे करते थे कि हमने पढ़ा था ना कि गुजरात से वो कोई semi-precious stones मंगवाते थे. गुजरात में क्या मिलता था, सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे. तो रूलर्स जो हैं जैसे लोगों को भेज के कि आप वहाँ से सेमी प्रेशियस स्टोन्स को लेकर आओ, तो अब वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स इस एरिया में मिलते थे, लोथल वाले एरिया में. सो यहाँ से वो लेकर जाते थे. अब इनको सेमी प्रेशियस स्टोन्स है यहाँ पे, तो इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे इनको स्टोर भी करके रखना पड़ता होगा. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं लोथल में थी. यहाँ पे कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल. क्योंकि यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गई कि यहाँ पे कुछ मेटल्स, कुछ चीज़ें बनाई जाए आउट ऑफ द प्रेशियस स्टोन्स. ऑल्सो यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था ताकि स्टोरेज के लिए. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस. सो इस स्टोर हाउस में काफ़ी सारी सील्स और सीलिंग्स जो है मिलती हैं जो कि इन सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है. A building that was found here was probably a workshop for making beads.
राइट। सो यहाँ पे एक वर्कशॉप भी मिलती है जहाँ पे सारे लोग जाकर जो है वो चीज़ें, जो स्पेशलिस्ट लोग थे वो उस वर्कशॉप में जाकर उन चीज़ों को बनाते होंगे। सो इस तरह की एक वर्कशॉप भी मिलती है जहाँ पे बीड्स बनती होंगी, पीसेज ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, फिनिश्ड बीड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, बीड्स जो है छोटा स्मॉल स्टोन मान लो जो डेकोरेटिव स्टोन होता है, ठीक है, मेटल या कुछ भी हो सकता है। सो उसको बनाने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो मिले हैं, कैसे बनाते थे। सो इन सारी चीज़ों के ट्रेसेस जो हैं इस वर्कशॉप से हमें मिलते हैं। एक यहाँ पे डॉकयार्ड भी मिलता है लोथल में। यहाँ पे देखो, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल। हमने देखा गल्फ ऑफ खंबत के पास है लोथल की लोकेशन। सो पानी का क्या है, इजी एक्सेस हो गया। सो एक ये डॉकयार्ड था, शिप्स यहाँ पे आती होंगी, सामान अनलोड एंड लोडिंग होता होगा एंड यहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन होता होगा। सो प्रोबेबली ये डॉकयार्ड उस टाइम पे शिप्स यहाँ पे खड़ी होती होंगी सामान कैरी करने के लिए। इस तरह का एक डॉकयार्ड भी मिलता है लोथल में। ये हमने सारा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कस कर लिया। अब एक चीज़ और मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये जो पीरियड था जो हमने बात करी 4700 ईयर्स अगो, राइट, 4700 ईयर्स अगो ये सेटलमेंट मिलता है। तो फिर ये अचानक से कैसे गायब हो गया, क्योंकि उसके बाद के कोई ट्रेसेस हमें नहीं मिलते हैं। सो इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। इसीलिए ये जो टॉपिक है, इट इज़ रिटन द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है। इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। यहाँ तक हमने देखा कि इस पे जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था 3900 ईयर्स अगो, मतलब इतना डाटा है हमारे पास। 3900 ईयर्स अगो पहले क्या होता है, हम देखते हैं कि एक बड़ा चेंज आया। जो अब तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिटीज़ में देखा, अब वो चेंज हो गया था। चेंज कैसे कि पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, कि वो ये जाना ही अर्बन सेटलमेंट के लिए जाता था, तो अब लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया। कब? 3900 ईयर्स से बाद की बात कर रहे हैं। सो अब लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया। जो ये सिटीज़ थी अब वहाँ पे लोग दिखाई नहीं देते थे। नेक्स्ट, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। जो उस टाइम की सील्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो सील यूज़ होती थी, अब वो सील्स, वो राइटिंग, वो अब यूज़ में नहीं थी। तो ये एक मिस्ट्री है कि सारी चीज़ें जा कर रही हैं। रॉ मटेरियल्स जो लेकर आए जाते थे दूर दूर से, अब वो नहीं लाए जाते थे। सेकेंडली, मोहनजोदारो में हमें मिलता है कि गार्बेज पाइल्ड अपॉन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। मोहनजोदारो में हमने देखा था ना कि 2 फ्लोर के हाउस बने हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ना, बाकी सारे जो है मेन ड्रेन से कनेक्टेड है, एक वेल प्लान्ड सिटी थी। लेकिन अब जो है 3900 ईयर्स पहले क्या दिखता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि वहाँ पे जो है मान लो स्ट्रीट्स जो कि वेल प्लान्ड थी, वहाँ पे अब कचरा पाइल्ड अप है। जो घर थे अब वो वैसे वाले घर नहीं रहे हैं, थोड़े कम लेस इंप्रेसिव घर अब वहाँ पे हैं। गार्बेज पाइल्ड अप है, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूटा फूटा है पूरा, राइट। सो जो पहले वाले फीचर्स थे वो अब कोई फीचर वहाँ पे नहीं दिखते। Why did all this happen? We are not sure. Literally we have no idea about this because archaeologist को भी उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है। इतना अच्छा एक अर्बन सेटलमेंट था, सो अचानक से क्या ट्रांजिशन आया कि वो गायब हो गया। Some scholars suggest that rivers dried up. कुछ अब जब हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं पता होता तो हम अक्सर थ्योरीज देते हैं। हम थ्योरी देते हैं ना कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा। तो एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है, वी आर नॉट श्योर। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं कुछ रीज़न सजेस्ट करते हैं। कुछ कहते हैं कि क्या पता रिवर्स सूख गई सारी, कि वहाँ पे जो आसपास नदियाँ थी वो सारी सूख गई। कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, कि वहाँ पे मतलब पेड़ सारे चले गए, अब वहाँ पे ग्रास कवर नहीं रहा, ट्री कवर नहीं रहा। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. ये क्यों हुआ होगा डिफॉरेस्टेशन? क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत थी ब्रिक्स बनाने के लिए, स्मेल्टिंग के लिए। अब वहाँ से वुड लेकर आए होंगे, वुड काट काट के पूरा डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो कुछ ने कहा कि नदियाँ सूख गई, कुछ ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन हो गया।
कुछ कहते हैं कि ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कैटल, शीप, गोट वो रखते थे उस टाइम पे, तो उनको जैसे चराने के लिए मान लो ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं ओपन ग्रास में, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो गई हो तो ग्रास कवर बचा ही नहीं, ग्रीन कवर सारा डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ कहते हैं कि कुछ एरियाज़ में फ्लड्स आए थे, राइट, कुछ कहते हैं नदी सूख गई, कुछ कहते हैं फ्लड्स आए थे, कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, लेकिन कोई भी रीज़न जो है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। क्या पता रूलर्स जो है वहाँ से चले गए हों और लोग वहाँ से क्यों गए, किस रीज़न से गए, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस रीज़न। तो उसके बाद ये हमने बात की 3900 ईयर्स से, उसके बाद जो हमें डायरेक्ट एविडेंस मिला वो 1400 ईयर्स का मिलता है। सो बीच का जो एरा था इसकी हमें कोई हिस्ट्री जो है एग्जैक्टली नहीं पता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो एक बहुत अच्छा अर्बन सेटलमेंट था, बट इसके गायब होने की जो रीजंस हैं उनको नहीं पता होने के कारण वी स्टिल से इट इज़ अ मिस्ट्री, दो सम स्कॉलर्स हैव गिवन सम रीजंस। सो राइट, ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, लाइफ कैसे थी, लोग कैसे थे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, क्या टॉयज, आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स, राइट। सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर 3 आपका यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, राइट। सो थैंक यू फॉर द क्लास।